सरकार कहती है इससे देश बचेगा, विपक्ष कहता है इससे लोकतंत्र टूटेगा। तो सवाल ये है, वन नेशन वन इलेक्शन असली सुधार है या सत्ता का सबसे बड़ा दाव? और ये सवाल सिर्फ राजनीतिक गलियारों का नहीं है। इसका जवाब ये तय करेगा कि आने वाले दशकों में भारत का लोकतंत्र कैसा दिखेगा। बिल्कुल। एक तरफ स्थिरता का वादा है तो दूसरी तरफ विविधता की चिंता। हाँ, और देखिए, भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, लेकिन एक बात तो है, लगता है देश में चुनावी मेला कभी खत्म ही नहीं होता। सही बात है। आज लोकसभा, 6 महीने बाद किसी राज्य का, फिर कहीं उपचुनाव, देश हमेशा इलेक्शन मोड में ही रहता है। और ये इलेक्शन मोड का मतलब सिर्फ रैलियां नहीं होता है, इसका सीधा असर हम सबकी जिंदगी पर पड़ता है। जैसे ही चुनाव की घोषणा होती है, आदर्श आचार संहिता, हाँ, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, बिल्कुल, वो लागू हो जाती है। और इसका मतलब है कि सरकार कोई भी नई योजना नहीं ला सकती, कोई नया प्रोजेक्ट नहीं शुरू कर सकती। मतलब महीनों के लिए एक तरह का पॉलिसी पैलेसिस हो जाता है। एकदम, विकास के काम ठप। और यहीं से वन नेशन वन इलेक्शन की सोच आती है। अच्छा। इसका सीधा सा मतलब है कि लोकसभा और सभी राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव वो एक साथ हों। एक ही समय पर? हाँ, एक ही समय पर, यानी हर 5 साल में सिर्फ एक बार वोटिंग का बड़ा त्योहार। तो आज हमारी कोशिश इसी विचार की तह तक जाने की है, इसके फायदे नुकसान दोनों को समझने की। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत सरकार के पक्ष से करते हैं। बीजेपी और केंद्र सरकार इस विचार के पीछे इतनी ताकत क्यों लगा रही हैं? उनका सबसे पहला तर्क है शासन, यानी गवर्नेंस। हाँ, और ये तर्क सुनने में बहुत सीधा और आकर्षक लगता है। उनका कहना है कि अगर सरकार को पता हो कि अगले 5 साल तक कोई चुनाव नहीं है, तो वो बिना किसी राजनीतिक दबाव के कड़े और जरूरी फैसले ले सकती है। मतलब पूरा ध्यान सिर्फ देश चलाने पर होगा, चुनाव जीतने पर नहीं। बिल्कुल। और पुलिस, सरकारी कर्मचारी, शिक्षक, ये सब जो महीनों तक चुनावी ड्यूटी में लगे रहते हैं, वो भी अपना असल काम कर पाएंगे। मतलब सरकार को काम करने के लिए एक क्लियर रनवे मिल जाएगा। ये बात तो समझ में आती है। हाँ, लेकिन क्या ये इतना सीधा है? क्या मतलब? देखिए, आलोचक कहते हैं कि लगातार चुनाव होना लोकतंत्र के लिए एक फीचर है, बग नहीं। अच्छा। ये सरकारों को हमेशा जनता के प्रति जवाबदेह बनाए रखता है। उन्हें डर होता है कि अगर आज कोई गलत फैसला लिया तो कल किसी राज्य के चुनाव में उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो क्या ये 5 साल का क्लियर रनवे सरकारों को निरंकुश बना सकता है? ये भी एक सवाल है। बहुत बड़ा सवाल है। अच्छा, अब सरकार के दूसरे तर्क पर आते हैं, जो हर किसी को समझ आता है, पैसा। कहा जाता है कि हर चुनाव में हजारों करोड़ रुपए खर्च होते हैं, तो एक साथ चुनाव से देश का पैसा बचेगा। सरकारी खजाने का पैसा बचेगा, ये बात तो सच है। चुनाव आयोग के आंकड़े भी यही दिखाते हैं। हर चुनाव पिछले वाले से कहीं ज्यादा महंगा होता है। हाँ, सुरक्षा बलों की तैनाती, ईवीएम की आवाजाही। बिल्कुल, खर्च बहुत ज्यादा है। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है जो ज्यादा खतरनाक हो सकता है। वो क्या है? क्या पैसे बचाने के चक्कर में हम लोकतंत्र को ही और महंगा बना रहे हैं? मतलब? सोचिए, अगर 5 साल में सिर्फ एक महाचुनाव होगा तो हर पार्टी अपनी पूरी ताकत, अपना पूरा पैसा उसी एक चुनाव में झोंक देगी। राष्ट्रीय पार्टियां हजारों करोड़ का बजट बनाएंगी। अच्छा, ऐसे में छोटी क्षेत्रीय पार्टियों के लिए या निर्दलीय उम्मीदवारों के लिए मुकाबला करना तो लगभग नामुमकिन हो जाएगा। वाह, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। हम सरकारी खर्च कम कर रहे हैं, लेकिन राजनीतिक मुकाबला और महंगा बना रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, तो ये हो गए गवर्नेंस और पैसे वाले तर्क जो सबके सामने हैं। जी। लेकिन वो कौन सा तर्क है जिसके बारे में खुलकर बात नहीं होती, पर शायद जो सबसे अहम है? मेरा इशारा राजनीतिक फायदे की तरफ है। और अब हम इस बहस के असली केंद्र में आ रहे हैं। ये सिर्फ चेहरे की बात नहीं है, ये नैरेटिव यानी कहानी को कंट्रोल करने की बात है। नैरेटिव? हाँ, जब लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ होते हैं तो एक पार्टी पूरे देश के लिए एक ही कहानी सेट कर सकती है। प्रधानमंत्री का चेहरा, राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेश नीति, ये बड़े मुद्दे इतने हावी हो जाते हैं कि स्थानीय मुद्दे पीछे छूट जाते हैं, जैसे मेरे शहर की सड़क या मेरे मोहल्ले में पानी का मुद्दा। बिल्कुल। वोटर जब वोट डालने जाएगा तो उसके दिमाग में प्रधानमंत्री का चेहरा होगा, ना कि मुख्यमंत्री का। और इससे एक और बहुत बड़ी चीज होती है, राज्य के चुनाव जो अक्सर केंद्र सरकार के काम पर एक मिड टर्म रिपोर्ट कार्ड की तरह होते हैं। हाँ, एक फीडबैक मिलता है। वो मौका ही खत्म हो जाएगा। अभी तो अगर केंद्र सरकार ने कोई अलोकप्रिय फैसला लिया तो हो सकता है साल भर बाद किसी राज्य चुनाव में जनता उन्हें सबक सिखा दे। एक साथ चुनाव होने से सरकार को सीधे 5 साल बाद ही जनता की अदालत में जाना होगा, बीच का कोई टेस्ट नहीं।
हाँ, वो फीडबैक मैकेनिज्म ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो एक तरफ है गवर्नेंस, पैसा और एक नैरेटिव सेट करने का फायदा। लेकिन अगर ये इतना ही अच्छा है तो विपक्ष इसे लेकर इतना परेशान क्यों है? उनका सबसे बड़ा डर क्या है? उनका सबसे बड़ा डर वही है जो सत्ताधारी पार्टी का सबसे बड़ा फायदा है, क्या? क्षेत्रीय राजनीति का खत्म हो जाना। विपक्ष का मानना है कि वन नेशन वन इलेक्शन भारत की राजनीतिक विविधता पर एक बुलडोजर की तरह काम करेगा। बीजेडी, टीआरएस, डीएमके जैसी पार्टियों के लिए ये खतरा है। हाँ, क्योंकि उनकी पूरी राजनीति ही अपने राज्य की पहचान और स्थानीय मुद्दों पर टिकी है। वो राष्ट्रीय मुद्दों के तूफान में कहाँ टिक पाएंगी? इसे एक आम वोटर की तरह सोचते हैं। मान लीजिए ये सिस्टम लागू हो गया है, मैं वोट डालने जा रही हूँ। मेरे सामने 2 ईवीएम है, एक लोकसभा के लिए, दूसरी विधानसभा के लिए। एक तरफ प्रधानमंत्री का चेहरा और राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है, और दूसरी तरफ मेरे राज्य के किसी स्थानीय नेता का चेहरा और बिजली पानी का मुद्दा। क्या इसकी संभावना ज्यादा नहीं है कि मैं दोनों बटन एक ही पार्टी के दबा दूं? यही विपक्ष की मूल चिंता है। वो कहते हैं कि ये चुनावों को राष्ट्रपति प्रणाली जैसा बना देगा, जहां लोग सिर्फ एक चेहरे को देखकर वोट करेंगे। इससे धीरे धीरे क्षेत्रीय पार्टियां अप्रासंगिक हो जाएंगी और भारत की राजनीति सिर्फ 2-3 राष्ट्रीय पार्टियों के बीच सिमट जाएगी। हाँ, और ये डर सिर्फ पार्टियों के खत्म होने का नहीं है, ये भारत के संघीय ढांचे यानी फेडरल स्ट्रक्चर की आत्मा से जुड़ा है। संघीय ढांचा, ये शब्द हम बहुत सुनते हैं। इसका इस बहस से क्या सीधा कनेक्शन है? इसका मतलब है कि भारत सिर्फ दिल्ली से नहीं चलता, ये राज्यों का एक संघ है। यूनियन ऑफ स्टेट्स। बिल्कुल, हर राज्य की अपनी चुनी हुई सरकार है, अपनी विधानसभा है और अपने फैसले लेने की आज़ादी है। विपक्ष का आरोप है कि जब राज्यों के चुनाव भी राष्ट्रीय मुद्दों पर लड़े जाएंगे तो मुख्यमंत्री का कद प्रधानमंत्री के सामने बहुत छोटा हो जाएगा। राज्यों की अपनी राजनीतिक पहचान और अपने फैसले लेने की ताकत कमजोर हो जाएगी और सारी शक्ति दिल्ली में केंद्रित हो जाएगी। हाँ, ये एक बहुत बड़ा बदलाव होगा। लेकिन इन सैद्धांतिक बातों के अलावा एक बहुत ही व्यावहारिक समस्या है जिसे विपक्ष बार बार उठाता है। मान लीजिए ये व्यवस्था लागू हो गई और किसी राज्य में गठबंधन की सरकार बनी जो 2 साल में ही गिर गई, या केंद्र सरकार ही अपना बहुमत खो बैठी, तब क्या होगा? ये इस योजना की सबसे बड़ी और सबसे जटिल पहेली है। क्या उस एक राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाकर अगले 3 साल तक चुनाव का इंतजार किया जाएगा? ये तो अलोकतांत्रिक होगा। और अगर उस एक राज्य के चक्कर में पूरे देश में दोबारा चुनाव कराए गए तो पूरा आइडिया ही फेल हो जाता है। तो इसका समाधान क्या है? क्या कोई रास्ता सोचा गया है? कुछ सुझाव हैं, लेकिन वो बहुत जटिल है। जैसे जर्मनी का एक मॉडल है, कंस्ट्रक्टिव वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। वो क्या है? वहां आप सरकार को तब तक नहीं गिरा सकते जब तक आप ये साबित न कर दें कि आपके पास अगली सरकार बनाने के लिए बहुमत है। मतलब अविश्वास प्रस्ताव के साथ ही विश्वास प्रस्ताव भी लाना पड़ता है। अच्छा। लेकिन इसे भारत में लागू करने के लिए संविधान में बहुत बड़े बदलाव करने होंगे और उसके लिए राजनीतिक सहमति बनाना लगभग नामुमकिन है। बिल्कुल। और यहीं से विपक्ष का आखिरी और सबसे बड़ा आरोप आता है कि सरकार इस एक सुधार की आड़ में संविधान के मूल ढांचे को ही बदलना चाहती है। हाँ, क्योंकि इस व्यवस्था को लागू करने के लिए आपको जनप्रतिनिधित्व कानून से लेकर संविधान के दर्जनों अनुच्छेदों को बदलना पड़ेगा। और उसके लिए 2/3 बहुमत और आधे से ज्यादा राज्यों की सहमति भी चाहिए होगी। हाँ, ये एक बहुत लंबी और विवादास्पद प्रक्रिया है। ये पूरी बहस इतनी भविष्य की लगती है, जैसे हम किसी नए सिस्टम को बनाने की बात कर रहे हों। लेकिन जो बात मुझे सबसे ज्यादा हैरान करती है वो ये है कि ये कोई नया विचार है ही नहीं। बिल्कुल, भारत में ऐसा पहले हो चुका है। जी हाँ, और ये जानना बहुत जरूरी है, ये कोई भविष्य का आइडिया नहीं, ये हमारे अतीत का एक हिस्सा है। 1952, 1957, 1962 और 1967 पहले 4 आम चुनाव इसी व्यवस्था के तहत हुए थे। लोकसभा और राज्यों के चुनाव एक साथ ही होते थे। हाँ, तो फिर ये सिस्टम टूटा क्यों? अगर ये इतना ही अच्छा था तो हमने इसे जारी क्यों नहीं रखा? क्योंकि भारत की राजनीति बदल गई। 1967 के बाद कई राज्यों में कांग्रेस हारी और गठबंधन की सरकारें बनने लगी। संयुक्त विधायक दल की सरकारें। हाँ, और ये सरकारें बहुत अस्थिर थीं। दल बदल आम हो गया और सरकारें अपना कार्यकाल पूरा करने से पहले ही गिरने लगीं। इस वजह से राज्यों में मध्यावधि चुनाव कराने पड़े और धीरे धीरे केंद्र और राज्यों का चुनावी साइकिल पूरी तरह अलग हो गया। मतलब ये व्यवस्था तभी तक चली जब तक केंद्र और ज्यादातर राज्यों में एक ही पार्टी का दबदबा था। बिल्कुल। जैसे ही भारत की राजनीति में असली विविधता आई, अलग अलग पार्टियां उभरी, ये सिस्टम खुद ब खुद फेल हो गया।
और यही आज का सबसे बड़ा सवाल है। क्या हम 1960 के दशक की राजनीतिक हकीकत वाले सिस्टम को आज की कहीं ज्यादा जटिल, विविध और प्रतिस्पर्धी राजनीति पर थोपने की कोशिश कर रहे हैं? उस समय की राजनीति और आज की राजनीति में जमीन आसमान का फर्क है। तो अब अगर हम पूरी तस्वीर को एक साथ देखें तो क्या समझ में आता है? एक तरफ ये तर्क है कि पैसा बचेगा, बार बार चुनाव की थकान से देश को मुक्ति मिलेगी और सरकारें स्थिरता से काम कर पाएंगी। ये तर्क गलत नहीं लगते? बिल्कुल नहीं। लेकिन दूसरी तरफ की हकीकत ये है कि भारत जैसा विशाल देश, जहां हर कुछ किलोमीटर पर भाषा, संस्कृति, समस्याएं बदल जाती हैं, उसे एक ही चुनावी पैटर्न में फिट करना एक बहुत बड़ी चुनौती है। इससे हमारी राजनीतिक विविधता के खत्म होने का खतरा है, क्षेत्रीय आवाजों के दबने का खतरा है और शक्ति के दिल्ली में केंद्रित हो जाने का खतरा है। तो कुल मिलाके वन नेशन वन इलेक्शन सिर्फ एक चुनावी या प्रशासनिक सुधार का मुद्दा नहीं है। नहीं, ये असल में दो बड़ी विचारधाराओं के बीच की टक्कर है। एक तरफ से दक्षता, स्थिरता और केंद्रीकरण की विचारधारा, और दूसरी तरफ है लोकतंत्र की विविधता, राज्यों की आजादी और जवाबदेही की विचारधारा। और इस फैसले का असर सिर्फ नेताओं और पार्टियों पर नहीं पड़ेगा, इसका असर देश के हर नागरिक पर पड़ेगा। ये तय करेगा कि भविष्य में उनकी आवाज सुनी जाएगी या नहीं, उनके स्थानीय मुद्दों को कितनी जगह मिलेगी। बिल्कुल। तो आज की इस गहरी चर्चा को खत्म करते हुए हम श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ना चाहते हैं। जरा सोचिए, दक्षता और विविधता में से अगर किसी एक को चुनना हो तो आप किसे चुनेंगे? क्या वन नेशन वन इलेक्शन भारत के लोकतंत्र के लिए एक जरूरी इलाज है, या ये इलाज बीमारी से ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है?